ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में फेल हुए। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक बट उसके बावजूद भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, ऐसा लिखा है कि मैंने सीए के चक्कर में बीकॉम भी नहीं किया, ना सीए हो पाया, ना मेरा बीकॉम हो पा रहा है। कभी कभी लगता है सुसाइड करने का मन है। आप ध्यान से समझो, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ रहा है कि सीए और लाइफ बहुत अलग चीजें हैं। सीए सिर्फ आपका एक पार्ट है लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। स्टूडेंट इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे मतलब सीए नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। आजकल तो पता नहीं 12th सीबीएसई बोर्ड के बस रिजल्ट्स में कुछ लोग फेल हो गए तो उसकी वजह से उन लोगों ने सुसाइड किया है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है आपका कि रिजल्ट फेल आया तो बस आप लोगों ने मतलब पता नहीं कहाँ पे क्या सोचने लगते हो, ये सारी चीजें सबसे पहले तो करना बंद करो। ये सारी चीजों का एक स्टेप होता है। ये फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जरूरी है। सीए एग्जामिनेशन को अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि बस मतलब आपने एग्जाम देना है, पास करना है, अगले लेवल पे जाना है, एग्जाम देना है, पास करना है, तो आप कभी भी वो सही सीए नहीं बन पाओगे जो एक्चुअल में ये कोर्स बनाना चाहता है। तो प्लीज ध्यान से समझो, सीए सिर्फ आपका एक छोटा सा हिस्सा है पूरी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे रिजेक्शंस, फेलियर्स कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको आएंगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपके लाइफ में। इस वक्त आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप सो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट के केस में नहीं होता है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक। फिर भी अगर आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया कि यार हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, क्यों मैं ही हूँ, ये सारी चीजें लिखी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, ये सारी चीजें करना सबसे पहले तो बंद करो। कि का सबसे पहला जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो होता है आपका माइंड। हमेशा याद रखना कि कोई भी युद्ध जो होता है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मनभूमि में लड़ना होता है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जो सिचुएशन है आपके सामने, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सो एक्सेप्ट जो भी आपके सामने आया है सिचुएशन, एंड जो भी आपके अगले स्टेप्स है उनके बारे में सोचो। जो हो गया है वो हो चुका है। अगर ये मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, अगर किसी का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, जैसे इनका भी था, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था और इनको लॉ में ही दिक्कत हुई थी तो इसलिए उनका मैसेज आया था, जो भी स्टूडेंट है उसका मेरे पास। तो ध्यान से समझो, पहली बात, अगर आपका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है तो को सीए क्विट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद जो सीए बनने के लिए जो क्वालिटीज होती है, शायद आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, वो सारी चीजें आपके पास नहीं है। हाँ, और ऐसा है ना कि सिचुएशन वाइज डिसीजंस लेना सीखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट गिविंग अप एंड टू रीस्टार्ट। तो कहाँ पर आपको पता हो जाना चाहिए कि यार ये सिचुएशन मतलब ऐसी नहीं है कि आप नहीं, मैं गिव अप ही नहीं करूंगा, गिव अप ही नहीं करूंगा, ऐसी सिचुएशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज है, अगर फर्स्ट स्टेज में भी आप थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी आपका है और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, यू नीड अ ब्रेक। आप बाद में आओ, शायद में भी पता नहीं, शायद आप में कुछ चेंजेस हो जाए, शायद कुछ चीजें बदल जाएंगी जिसकी वजह से आप बाद में वापस आके ट्राई करो चाहिए तो, बट यू हैव टू स्टॉप समवेयर। और आप लोगों को नई चीजें रीस्टार्ट करना लाइफ को बहुत जरूरी हो जाता है इन दैट सिचुएशन। ये जो स्टूडेंट था ये सेल्फ स्टडी कर रहा था 3 से 4 अटेम्प्ट। अब आपको ये समझना चाहिए, अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकल रहे हो तो आपने कोई ना कोई सही मेंटोर की आपको जरूरत थी उस वक्त। आपने कोई ना कोई यूट्यूब के वीडियोस है, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीजें हैं, आपने उन लोगों से, सीएस है बहुत सारे जिनसे आपने कंसल्ट करना चाहिए था। बट अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में स्टेप्स नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आप अगेन गलत रिजल्ट की वजह से आप अटकने वाले हो। तो गलत रिजल्ट का जो मतलब, जो गलत रिजल्ट, ये जो आपका नतीजा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के केस में लक फैक्टर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं सीधे मतलब जो है वो मैं बहुत फ्रैंकली आपको बता रही हूँ। अगर आपका 100 मार्क्स से कम, अगर आपका स्कोर आया है 100 मार्क्स से कम है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे कैपेबिलिटीज जो चाहिए है, सीए कोर्स जो चीजें डिमांड करता है, जो डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी चाहता है, वो आप लोगों के पास नहीं है। या तो आप वो सारे क्वालिटीज को आपके पास लेके आओ, उन सारी क्वालिटीज को सीखने के बाद आप मे यू मे ट्राई अगेन, बट तो आपको अगर 100 मार्क्स या उससे कम है तो प्लीज आप लोगों को सोचना चाहिए आपके रिजल्ट के बारे में। उसके बाद अगर आप मे बी 100 से लेके 170
60 तक के स्कोर में हो, तो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा, उसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और वो सारी चीजें आती है। और अगर आप कुछ ऐसे 160 से लेके 190 तक अटके हो तो राइटिंग प्रैक्टिस की कमी है। कॉन्सेप्चुअली यू आर स्ट्रांग मे बी, बट हाँ, आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस, या मे बी मैथ्स में बहुत लोग फेल हुए हैं, या तो देखो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स या तो लॉ, दो ही सब्जेक्ट होते हैं जो बजाते हैं बच्चों की। तो मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस कम हो गई सॉल्विंग की, और दूसरा जो लॉ है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गई, दोनों में से एक ही होगा। और जो बचे हुए लास्ट 190 से लेके 200 तक जो लोग फेल हुए हैं, वो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं 1% लक भी आपका कहीं ना कहीं शायद आ सकता है। प्लस उसके साथ साथ जो एक आखिरी लास्ट जो मेहनत करनी थी उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपका आप में कुछ कमी थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा, और पता नहीं क्या क्या चीजें मत सोचना। जिनका भी ये स्कोर है उन्होंने तो गारंटी नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। जिनका ये स्कोर में जो लोग अटके हैं 160 टू 190, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करनी है अगले 4 महीने में और वापस देना है। जो ये स्कोर में अटक रहे हैं, यानी कि, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले काफी स्टूडेंट्स हैं जो मे बी 4 सब्जेक्ट्स जो है उसमें पास हो रहे हैं लेकिन एग्रीगेट तक नहीं पहुंच पाते, या तो एग्रीगेट भी निकल जाता है लेकिन एक आध सब्जेक्ट अटक जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट उस जो भी वीक पॉइंट है आपका उस पर मेहनत करो। ये वाला जो कैटेगरी है उन्होंने, मैं रेकमेंड करूंगी कि सही बैच ज्वाइन करके आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने वो लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू मे ज्वाइन एनी वंस फास्ट ट्रैक बैच, आपको जैसा सही लगे, बट आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। तो ये स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए यार, हम कौन से रेंज में है, हम 0 से 100 है, 100 से मे बी 160 है, 160 टू 190, तो आपको पता चलेगा आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, रादर देन थिंकिंग कि जो हो गया उसके बारे में कि क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों ऐसा होता है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो आप ये सोचो ना कि कितना भी मेहनत आप कर रहे हो लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन में कर रही हो नहीं कर रही हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन लोगों से बात करो जो ऑलरेडी सीए की जर्नी को गो थ्रू कर चुके हैं, शायद वो आपको सही हेल्प कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करना है। आपका जो भी आगे का आप लोगों को लेना है डिसीजन, अगर आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट योर डिसीजन। आपको देना है अगला अटेम्प्ट वापस से, यू कैन, वैसे भी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट अटेम्प्ट है उसमें आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद तो वापस से न्यू सिलेबस आएगा। तो अगर फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट है तो आप सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो 5% है वो मुश्किल से सीए फाउंडेशन है। उसके बाद जो इंटर लेवल है वो मे बी आपका 10-15% डिफिकल्टी लेवल होगा, और फाइनल तो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर अटक रहे हो तो आपने मतलब डिसीजन को आपने एक बार रिव्यू करना जरूरी है। जो जो लोग ये सोचते हैं कि यार अभी हमको वापस से देना है, उन लोगों के लिए बहुत नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। वो सही तरीके से सोचो बस और आप निकल सकते हो, पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि वो सब्जेक्ट वाइज कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है, कौन सा सब्जेक्ट है। एक आध सब्जेक्ट वीक हो सकता है, लॉ हो सकता है, तो मैथ्स यूजुअली तो वही होते हैं। तो दोनों में से कोई तो एक होगा, या तो फिर दोनों सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजीज रेडी होनी जरूरी है। दूसरी चीज, इमीडिएट बेसिस पे अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं फेल हो गया, अब मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम फेल होते हैं, ये अप्रोच के साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पल दो पल का जो ये जो आपका जो भी एंथुजियाज्म होता है वो पल दो पल का होता है, फिर बाद में सब जैसे थे हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपको अब जो खुद को वापस से उन सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स आप ट्राई कर सकते हो 4 to 5 आवर्स के लिए अब इनिशियली स्टार्ट करना, और धीरे धीरे ये 4 to 5 आवर्स को बढ़ाना जरूरी है। और फिर आप 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 घंटे 8 घंटे करो, या तो 8 घंटे फैमिली को दो, 8 घंटे फैमिली स्लीप एंजॉयमेंट, इस तरीके से आप डिवाइड करो, 8-8-8 का जो रूल होता है उसके हिसाब से। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमीडिएट बेसिस पे खुद को एकदम चैलेंज करके नहीं अभी हम रोज़ पढ़ेंगे या 10-10, 12-12 घंटे, ऐसे खुद को मतलब बहुत एक्सटेंड मत करो। आपकी मेंटल भी प्रिपरेशन होना ज़रूरी होता है।
उसके बाद तीसरी चीज़ है आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, अब वो कैसा होना चाहिए? मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास एक टेबल रेडी होना चाहिए जहाँ पर आप सब्जेक्ट के नाम और चैप्टर वाइज़ हर सब्जेक्ट का एक-एक पेपर बनेगा जिसमें ये सारे चैप्टर होंगे फर्स्ट कॉलम में। हर एक चैप्टर का एकदम ऐसे कलरफुल पेन्स लेके वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल वो भी पूरे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। आईसीएस होगा, एज़ अ शॉर्ट फॉर्म के साथ आपने लिस्ट बनाना है यूनिट 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा आपका मॉड्यूल्स का या तो क्लास नोट्स जो भी आप लोगों ने क्लासेस करे होंगे उसका। और जो भी अकाउंट्स में अगर बात करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपके क्लास के नोट्स में थे, जिन्होंने क्लास लगाया था वो पहले करो, या फिर जिन्होंने मॉड्यूल से पढ़ा है वो लोग मॉड्यूल पहले पूरा करो। मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स ये होगा आपका पहला कॉलम आफ्टर योर चैप्टर नेम्स। फिर उसके बाद आता है रिवीजन नंबर 1, फिर उसके बाद आएगा रिवीजन नंबर 2। ओके, जैसे ही रिवीजन 1, 2 आप कर दोगे उसके बाद आता है राइटिंग प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लॉ। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस और मे बी जो भी जहां जहां पर भी आपके वीकनेस वाले पॉइंट्स है वो आप कर सकते हो। उसके बाद आएगा आरटीपी एंड एमटीपी। ध्यान से समझना करता क्या है बच्चा बच्चे क्या करते हैं, पहले मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे, क्लास नोट्स देख लेंगे, लॉ का भी देख लेंगे और डायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस पे जंप कर देते हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या था क्वेश्चन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझते यार प्रोविजन लिखना चाहिए या एनालिसिस लिखना चाहिए। ये भी नहीं समझता, ये इसीलिए नहीं समझता क्योंकि आप बीच के स्टेप्स खा गए। बीच के स्टेप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग रिवीजन करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो अपने आप ही वो शब्द जो है लॉ के, वो जो लीगल लैंग्वेज है वो समझना आपके लिए आसान हो जाता है। और या फिर मैथ्स में दिक्कत होती है तो मैथ्स एक बार, दो बार जब आप रिवीजन करते हो, जब आप सम की प्रैक्टिस करना, सम की प्रैक्टिस तो आपको यहाँ से ये वाले क्लास नोट से ही शुरू करनी चाहिए मैथ्स की। तो तभी आपको समझ में आता है यार ये सम में ऐसा ट्रिक था, वो सम में वो ट्रिक था। या फिर लॉ में भी जब शब्द कीवर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ये प्रोविजन में से लिखना है या एनालिसिस में से लिखना है, तो ये सारी चीजें ना आपको ये स्टेप्स में समझना स्टार्ट होता है। और बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली राइटिंग पे चला जाता है, क्वेश्चन लेके बैठ जाता है और लिखना स्टार्ट करता है, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो पहले आप लोगों को यही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। मॉड्यूल्स में आप जब करते हो, क्लास नोट से आप करते हो, तो का इस तरीके से आपके नोट्स रेडी होने चाहिए जो आप लोग रिवीजन 1 के टाइम पे पढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए कि यार सिर्फ इतने स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग का वर्ड लेके एंड के फुल स्टॉप तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जब आप रिवीजन 1 करोगे। तो इस तरीके का जो स्टडी होगा वो आपका फर्स्ट स्टेप में होगा। फिर उसके बाद रिवीजन 1 होगा, रिवीजन 1 के बाद रिवीजन 2 होना चाहिए, उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कैपेबल हो। ये आपको सबसे पहले तो ये समझना है, ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज, आप कंटिन्यूअस बेसिस पे निगेटिविटी के साथ, अगर किसी और का हो चुका है पास, रिजल्ट आया है और अगर आप पास नहीं हुए हो, तो वो होता है ना 3 इडियट्स में बोला है कि यार हम फेल हो गए, इस बात के दर्द से ज्यादा दर्द इस बात का है कि यार हमारा दोस्त पास हो गया। तो ये सारी चीजें सोचना बंद करो, अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। जिस दिन ये कंपेयर करना बंद करोगे, उसके बाद अपने आप कल जो आपने किया है उससे क्या आज आप बेहतर हो, जो आज कर रहे हो क्या आने वाले कल में आप उससे बेहतर करोगे। उन सारी चीजों पे फोकस करो, सिर्फ खुद पे फोकस करोगे तो अपने आप वन डे एट अ टाइम सोच के जाओगे। तो ये चीजें पास मतलब आप क्रैक करना आपके लिए आसान है। सही मेंटोरशिप की आपको जरूरत है तो सही मेंटोर से बात करो, सही लोगों से बात करो, सही लोगों के साथ रहो। ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोला यार ठीक है ना आज क्या होता है कल पढ़ाई कर लेना, ऐसे संगत में आप रहोगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना कि टारगेट सेट करना, टारगेट्स और गोल्स ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। जब भी कोई फेल होता है ना उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर एक आग होती है, तो उसको सही चैनलाइज करना इज मैंडेटरी। दो चीजें होती है, एक होता है बहुत ज्यादा सक्सेस, तो सक्सेस जब आता है तब वो आपके दिमाग में नहीं दिल में होना चाहिए, खुशी मनाओ एंड नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। जब फेलियर आता है तब उसको दिमाग में रखो और सही तरीके से चैनलाइज करना सीखो। जब आप चैनलाइज कर दोगे वो निगेटिविटी, वो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें जो भी मिस्टेक्स आपने करी थी, वो सारी चीजों को नोट डाउन करके जब आप आगे बढ़ोगे एक स्टेप, तो आपके लिए इजी चीजें होती जाएंगी। बट ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप इज विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सही मेंटोर से बात करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट पहले यहाँ पर कंट्रोल लाओ। अगर माइंड का कंट्रोल है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं होगा।
को बहुत दुःख हो रहा होगा, पॉसिबल है बहुत ये स्टूडेंट ने तो पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स के साथ बात करो, अगर आपके पेरेंट्स के साथ नहीं जमती है, तो कोई भी ऐसा इंसान होगा जो 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है और जो इसी फील्ड का होगा, उसके साथ बात करो। बट आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करने से आप लोगों को समझेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सुसाइड वगैरह ये सारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी कचरा है दिमाग का, उसको हटाओ। उस पे तो मतलब आपका दिमाग जो है बंद पड़ा है, ब्रेन का इतना ज़्यादा पावर होता है, उसको इस्तेमाल करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। ये छोटे-मोटे एग्ज़ाम के फेलियर्स या रिजेक्शंस कोई बिग डील नहीं होते, आगे बहुत बड़े-बड़े बैटल्स आएँगे लाइफ में, उनको फेस करने के लिए ये प्रिपरेशन लेवल है। तो आप लोगों को कोई इसी स्टेप्स पे, इन्हीं सारे स्टेप्स पे सीखना है और बहुत सारे लाइफ की क्वालिटीज़ होती है, वो एब्सॉर्ब करके, वो सीख के आगे जाना है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना आई होप सो कि आप लोगों को समझ रहा होगा कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे मॉड्यूल, रिविज़न, राइटिंग प्रैक्टिस, फिर आरटीपी, एमटीपी ज़रूर देखना मतलब जितने एमटीपीज़ आप सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यूज़ के लिए, इकोनॉमिक्स के मैथ्स के, उसके बाद आरटीपीज़ जितने लॉ के सॉल्व करोगे, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अकाउंट्स, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्ट्रैटेजाइज़ करो, बहुत टाइम अभी भी बाकी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड आई होप सो आप सब लोग क्लियर हो जाएँगे। जो-जो फेल हुए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे इस अटेम्प्ट में। एंड बाकी तो जैसे अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप वैसे तो मैसेज कर ही सकते हैं, टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कहीं पर भी मैसेज करो। बट आई जस्ट होप सो कि आपका जो माइंड में जो नेगेटिविटी और कचरा भरा है वो हटेगा क्योंकि लाइफ में बहुत और प्रॉब्लम्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी। वो आ रही है अगर वो आने के लिए अगर वो आपको फेस करने के लिए अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो वो यही सारे फेलियर्स देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ दुनिया का कुछ बहुत अजीब अलग कुछ हुआ है, नॉर्मल है एग्ज़ाम में फेल होना, आप फेल हुए हो, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो अहेड। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।